वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। एमपी सेट इकोनॉमिक्स 2023 का जो पेपर हुआ है, पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अगले जो क्वेश्चंस बच गए थे उसे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, ये जो पेपर था अपने, ठीक है, हमने पिछले क्लास में इनको पूरा किया था। इसमें से एक दो क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको आंसर नहीं बताए थे उनको हम देख लेते हैं। एक आपका था क्वेश्चन 94। बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का था। रैखिक प्रोग्रामिंग में आधारभूत संभाव्य हल वह बिंदु होता है, ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती हैं उसमें हम दोनों इक्वेशन की जब लाइन बनाते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो ये फिजिबल एरिया होता है, संभाव्य क्षेत्र हल जो होता है वो इस एरिया के अंतर्गत होता है। और यहाँ पे कौन कौन से बिंदु हैं? ओ, ए, बी और यहाँ पे हमने नाम दे दिया सी। तो ये बिंदु जो हैं वो एक तरह से किसको दर्शाते हैं? हमारा जो संभावित क्षेत्र है उसका जो कोणीय बिंदु हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा, हल जो होगा वो कहाँ पे होगा? ओ पे तो वैसे भी लाभ की मात्रा क्या होती है? शून्य होती है। ए बी सी बिंदु पर किन में से भी इनमें से किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए था? ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए। फिर देखिए, एक क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स का जो किया था, ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो आंसर है वो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आएगा। अब देखिए, अगले जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे उनको हम देख लेते हैं। अगला है, जे वक्र प्रभाव संबंधित हैं, ठीक है। जे वक्र के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो जे वक्र जो प्रभाव है वो किसके साथ में संबंधित है? अवमूल्यन के साथ में संबंधित है, डीवैल्यूएशन के साथ में संबंधित है। अगला देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 6 मूल सदस्य देशों के द्वारा प्रारंभ की गई विनिमय दर प्रणाली जानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम, ठीक है। गंदी तैरती विनिमय प्रणाली जो होती है उसमें एक तरह से क्या होता है कि जो किसी देश का केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करता है? विनिमय दर को एक रेंज के बीच में रखने का प्रयास करता है, उसमें एक तरह से वो हस्तक्षेप करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हमारा। अगला देखते हैं, यदि एमपीएस एवं एमपीएम 0.2 दोनों दे रखी हैं तो विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य क्या होगा? ठीक है, विदेशी व्यापार गुणक हम कैसे निकाल सकते हैं? 1/MPS प्लस MPM करके, ठीक है। यहाँ पे एमपीएस कितना है? 0.3 है और एमपीएम कितना है? 0.2 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/0.5 और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? विदेशी व्यापार गुणक का जो मूल्य है वो कितना होगा? 2 होगा। अगला है, व्यापार की आय शर्त का सूत्र क्या है? ठीक है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा PX/PM मल्टीप्लाई बाय QX, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको संक्षेप में कहा जाता है सार्क, और सार्क का जो 8वां सदस्य है वो कौन सा है? देखिए, सार्क की जब स्थापना हुई थी 1985 में, ढाका में हुई थी, तो उस समय इसके जो सदस्य देश थे वो कितने थे? 7 सदस्य देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और एक और मालदीव, ठीक है, ये 7 देश थे। और उसके बाद में 8वां सदस्य जो है वो बना था अफगानिस्तान। कब बना था? 2007 में। और सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सचिवालय जो है वो कहाँ पे है? काठमांडू में है। अगला है,
क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। देखिए, क्रय शक्ति समता नियम जो है वो विनिमय दर निर्धारण का एक सिद्धांत है और ये प्रतिपादित किया गया था 1918 में गुस्ताव केसल के द्वारा। ठीक है, जी केसल के द्वारा। और ये जो सिद्धांत वो एक तरह से क्या बताता है कि किसी भी देश में, ठीक है, विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो क्रय शक्ति के आधार पर होगा। ठीक है, क्रय शक्ति का मतलब क्या हो गया कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, भारत में 1 किलोग्राम एप्पल का जो मूल्य है वो कितना है, माना कि 100 रुपीज है, और यही ये रुपीज में आ गया आपका इंडिया का। ठीक है, और 1 किलोग्राम एप्पल का मूल्य माना कि अमेरिका में कितना है, $2 है। इसका मतलब विनिमय दर जो है वो क्या हो जाएगी, $2 बराबर 100 रुपीज, या $1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 50 रुपए के बराबर। मतलब उसकी क्रय शक्ति कितनी है मुद्रा की, जहां पे क्रय शक्ति बराबर हो जाएगी उसके आधार पर क्या होगा, विनिमय दर का निर्धारण होता है, ऐसा केसल का मानना था। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो गया सी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राशिपातन का प्रकार है? डंपिंग। ठीक है, डंपिंग क्या होता है कि जो उत्पादक है वो क्या करता है, विदेशी बाजार में अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में जो घरेलू बाजार होता है अपने देश में वो क्या करता है, ऊंची कीमत पर बेचता है। और ये जो राशिपातन होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक क्या होता है कि जब अपने देश में क्या होता है, उत्पादन जो है वो लक्ष्य से ज्यादा अगर उत्पादन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उस अतिरिक्त उत्पादन को विदेशों में, विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचा जाएगा, इसको हम कहेंगे आकस्मिक। स्थायी क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट करने वाली फर्म है, जो निर्यातक फर्म होती हैं, वो लगातार अपनी वस्तु को विदेशी बाजार में अगर कम कीमत पर बेचेगी तो इसको तो हम कहेंगे स्थायी। और लुटेरा क्या होता है, लुटेरा मतलब ये हो गया कि जो फर्म है वो अपने कंपटीटर को, जो प्रतियोगी फर्म होती है, उसको बाहर करने के लिए क्या करती है, अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचती हैं। तो ये सारे एक तरह से क्या है, राशिपातन के प्रकार हैं। करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, मानव वस्तुओं को उनके उपभोग एवं बहिष्करण की विशेषताओं के अनुसार निम्न 4 स्थितियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उपभोग जो है वो प्रतिद्वंदी है या गैर प्रतिद्वंदी, और बहिष्करण को दे रखा है संभाव्य और गैर संभाव्य। ठीक है, फिजिबल, नॉट फिजिबल, राइवल, नॉट राइवल। अब देखिए, जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, पब्लिक गुड्स, उनमें एक तरह से क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वो नॉन राइवल होती हैं, गैर प्रतिद्वंदी होती है एक तो, ठीक है, और वो गैर संभाव्य होती हैं, नॉट फिजिबल होती है। मतलब देखिए, A1 जो दे रखा है वो आपका क्या है, प्राइवेट गुड्स है, निजी वस्तुएं हैं, और 4 जो है वो किसको बता रहा है यहाँ पे, पब्लिक गुड्स को। अब देखिए, इसके आधार पर हमको क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो देखिए 71 और 72 क्वेश्चन को हमको इस एग्जाम्पल के आधार पर आंसर देना है। तो देखिए 71 में क्या पूछा हुआ है, कौन सी स्थिति में वस्तु निजी वस्तु होगी? तो निजी वस्तु कौन सी होगी, जिसमें 2 गुण पाए जाते हैं, संभाव्य, फिजिबल और प्रतिद्वंदी। मतलब जो व्यक्ति कीमत चुकाएगा वो ही उसका प्रयोग कर सकता है, और जो कीमत नहीं चुकाएगा उसको उसके प्रयोग से वंचित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए सेकंड में 72 में क्या पूछा हुआ है, गैर प्रतिद्वंदी उपभोग के कारण कौन सी स्थिति में बाजार असफल होता है? तो बाजार असफल कब होगा, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में, पब्लिक गुड। और पब्लिक गुड में जो विशेषता हमने देखी थी वो कौन से नंबर पे थी, 4 नंबर पे थी। ठीक है, नॉन राइवल और नॉन फिजिबल, गैर संभाव्य और गैर प्रतिद्वंदी विशेषता हमको देखने को मिलती है। मतलब इसके प्रयोग, इसका जो प्रयोग है वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं, जो कीमत नहीं चुका रहा है उसको भी उसका लाभ मिलेगा। ऐसी वस्तु होती हैं सार्वजनिक वस्तुएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले गठबंधन का उदाहरण है? ठीक है, खुला गठबंधन मतलब अल्पाधिकार बाजार के साथ में संबंधित है। तो देखिए कुर्नो मॉडल में तो क्या होता है, सभी फर्में स्वतंत्र, 2 फर्में होती है, स्वतंत्र रूप से अपना वो उत्पादन का निर्धारण करती हैं, तो इसमें तो गठबंधन नहीं होता है। फिर कीमत नेतृत्व में भी एक गठबंधन होता है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, अनौपचारिक होता है मतलब, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए इसमें। ठीक है, केंद्रीकृत कपट संधि।
ठीक है, पूर्ण गुट संबंधी हम जो संधि कह सकते हैं, ठीक है, कपट संधि कह सकते हैं पूर्ण रूप से। इसमें जो केंद्रीय संस्था होगी उसके द्वारा जो कीमत का निर्धारण किया जाएगा, बाकी सारी जो फर्में होगी वो क्या करेगी, उसी को एक तरह से अपनाएगी। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला देखते हैं, बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मतलब सरकार का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसको हम कहते हैं वेगनर का नियम कहते हैं। ठीक है, जर्मन अर्थशास्त्री थे एडोल्फ वेगनर, उन्होंने क्या बताया था, इसको हम राज्य के कार्यों में क्रियाकलापों में वृद्धि का सिद्धांत भी कहते थे। उनका क्या मानना था कि सरकार होती है ना, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्तर पर जो सरकारें होती हैं, ठीक है, तो इनका जो खर्चा होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है। चाहे वो आर्थिक नियोजन के लिए खर्चा करें, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती जाती है तो खर्चा बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ती जाती है, शहरीकरण बढ़ता रहता है, कीमतें बढ़ती रहती हैं, चाहे युद्ध काल की स्थिति हो सकती है, शांति काल की स्थिति होती है, अपना सामाजिक रूप से विकास करने के लिए सरकार जो अपना खर्चा है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ाती रहती है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है वो एडोल्फ वेगनर के साथ में संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, सार्वजनिक ऋण एक महत्वपूर्ण निवेश माध्यम है। ठीक है, सार्वजनिक ऋण जो है वो वाणिज्यिक बैंकों के लिए निवेश का माध्यम हो सकता है। इसमें ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि सार्वजनिक व्यय एवं करों में समान वृद्धि की जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सार्वजनिक व्यय भी बढ़ रहा है और जितना सार्वजनिक व्यय बढ़ता है उतना ही कर बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रीय आय भी क्या होगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है, मतलब खर्चा बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे, एक तरह से लोगों की इनकम बढ़ेगी, साथ साथ में वो ज्यादा खर्चा करेंगे। इसका मतलब देश में उत्पादन और आय का स्तर भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, सार्वजनिक व्यय करों में समान वृद्धि की जाती है, जितनी वृद्धि की जाएगी राष्ट्रीय आय भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, देखिए जो पहले हमने पेपर किया था और ये जो पेपर है वो अलग अलग स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं, तो इनकी जो क्रम संख्या है वो थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है, 77 नंबर का क्वेश्चन शायद हमने पहले भी सोल्व किया था, तो बस क्रम संख्या चेंज है, दोनों पेपर अलग अलग सीरीज के हैं इसलिए। बाकी आपको लगभग मैंने सारे क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कराने का प्रयास किया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वचालित राजकोषीय स्टेबलाइजर नहीं है। ठीक है, स्वचालित मतलब जो फिस्कल पॉलिसी होती है, जब सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में मंदी और तेजी की स्थिति होती है तो उसका मुकाबला करने के लिए बिना नीति निर्माता या सरकार के भी स्वचालित होते हैं, किन्स द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, यदि एक वस्तु का मांग पूर्णतया लोजदार हो तब वस्तु पर कर का भार वहन किया जाएगा। देखिए वस्तु की मांग क्या है, पूर्णतया लोजदार। पूर्णतया लोजदार का मतलब क्या हो गया, कीमत में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो, या कीमत में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो भी क्या होगा, मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वस्तु के ऊपर अगर टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स को अगर उपभोक्ताओं से वसूलने का प्रयास किया जाएगा तो लोग उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मांग की लोच क्या है, पूर्णतः लोजदार। इसका मतलब क्या हो गया, जितना भी टैक्स उस वस्तु के ऊपर लगेगा वो सारा का सारा भार किसको, जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर, सेलर कह सकते हैं, विक्रेता कह सकते हैं, उसको ही सहन करना पड़ेगा। वस्तु की मांग की लोच अगर बेलोजदार होती, इनइलास्टिक, ठीक है, बेरोजगार में क्या होता है, कीमत में परिवर्तन हो जाए तो भी मांग में परिवर्तन नहीं आता है, मांग में बहुत कम परिवर्तन आता है, तो इस स्थिति में क्रेताओं के ऊपर भार पड़ता। तो मांग की लोच अगर पूर्णतः लोजदार है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो जो सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनको सारा भार सहन करना पड़ेगा। अगला देखिए, अच्छी कर संरचना में सम्मिलित होता है। ठीक है, एक अच्छी कर प्रणाली हम किसे कहेंगे, तो जो कर लगाए जा रहे हैं सरकार को उससे पर्याप्त मात्रा में आय की प्राप्ति हो जाए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। और दूसरा है कि कर लगाते हैं तो लोगों को क्या करना पड़ता है, करों का जो भार पड़ता है वो भी एक तरह से किस प्रकार से होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। बर्डन जो होता है वो ज्यादा भी नहीं हो, सभी के ऊपर समान रूप से हो। तो इस प्रकार की प्रणाली को हम अच्छी कर संरचना कह सकते हैं। तो दोनों विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं।
ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी में किसी क्वेश्चन में अगर गलती भी हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। चित्र को देखिए, यहाँ पे कर आधार आय दे रखी है। ठीक है, कर आधार आय मतलब चाहे इतनी हो सकती है, 100 करोड़ माना कि 200 करोड़ 300 करोड़ कितनी हो सकती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये आप ही कर हैं, आय हैं। ठीक है, इतनी कर की योग आय हैं। और यहाँ पे कर की दर दे रखी है, लेकिन कर की दर का जो डायग्राम बना रखा है वो बना रहेगा ऐसा फिक्स, मतलब कर की दर यहाँ पे क्या है, निश्चित। आय कितनी भी हो, कर की दर अगर निश्चित होती है तो इस प्रकार के कर को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए, आनुपातिक कर कहेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स कहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, लोगों की आय का स्तर कितना है, माना कि 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, आय का स्तर कितना भी हो, करों की जो दर होती है अगर समान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आनुपातिक कर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जो आरोही कर हैं, ठीक है, आरोही यहाँ पे लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसको हम प्रगतिशील कहेंगे वैसे इंग्लिश में। तो प्रगतिशील में क्या होता है, आय बढ़ने के साथ में करों की दर बढ़ जाती है। प्रतिगामी में क्या होता है, आय कम होने के साथ करों की दर कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अगला देखिए, मौद्रिक नीति की साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण में शामिल हैं। ठीक है, मौद्रिक जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो होता है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो परिमाणात्मक में कौन कौन से उपाय आते हैं, रेपो दर आती हैं, खुले बाजार की क्रिया आती हैं, सीआरआर आता है और एसएलआर आता है। ये सब कौन से हैं, परिमाणात्मक में, क्वांटिटेटिव है। जो क्वालिटेटिव है वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन डी होगा, विशिष्ट प्रतिभूतियों के स्टॉक के विरुद्ध बैंक द्वारा ऋण देने के लिए न्यूनतम मार्जिन। ठीक है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है उसको हम किस में लेते हैं, क्वालिटेटिव में। इसके अलावा जैसे आपका हो गया नैतिक अनुरोध हो सकता है या प्रत्यक्ष कार्रवाई हो सकती है, ये आपके क्वालिटेटिव में आते हैं। अगला है, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, मुख्य रूप से किसी देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बना है। ठीक है, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो उस देश में आर्थिक स्थिरता को, जैसे कि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो उसको कम करने का प्रयास करता है, मंदी की स्थिति है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये उस देश का केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा होना चाहिए, बी। अगला देखिए, यदि जमाकर्ता बैंक में पैसा जमा कराता है जिसे बिना किसी सूचना के किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है, तो इस प्रकार की जो जमाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। मांग जमाएं क्या होती हैं, जिसे व्यक्ति जब चाहे निकाल सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। सर्वाधिक तरल मुद्रा आपूर्ति का जो माप है वो किसको कहा जाता है, M1 को। M1 के अंतर्गत एक तो आती है करेंसी और दूसरा होता है आपका डिमांड डिपॉजिट। मतलब सर्वाधिक तरल का मतलब क्या हो गया, नकद रूप में इनमें से सबसे जल्दी जो हम परिवर्तन करा सकते हैं वो आपका कौन सा होगा, M1 ही होगा। उसके बाद में M2 होगा, उसके बाद में M3 होगा। तो सबसे नकद रूप जो होता है मुद्रा का वो कौन सा होता है, M1 होता है। अगला देखिए, यदि सीआरआर 20% है, 20% है, तो जमा गुणक, ठीक है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपका क्या होगा, 1/CRR। तो ये आपका हो जाएगा 1/20%। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। ठीक है, अपन ऊपर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका ये 5। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 20/100। फिर उसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 100/20 इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो गया डी। नेक्स्ट है, एक बैंक को अन्य वित्तीय संस्थाओं से क्या अलग करता है।
ठीक है, बैंक की क्या करते हैं, लोगों की जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, मांग जमा होती हैं, उसको स्वीकार करने का काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी। ठीक है, बाकी वित्तीय संस्थान जो होते हैं, बैंक होते हैं, वो ऋण देने का काम तो करते ही हैं। तो मांग जमा स्वीकार करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैंकों के द्वारा। मतलब लोग अपना पैसा जो है वापस जब निकालना चाहें निकाल सकते हैं, ऐसी सुविधा बैंकों के द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट है खाली स्थान है, वित्तीय मध्यस्थ हैं जो कई छोटे निवेशकों के संसाधनों को शेयर बेचकर और प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए आय का उपयोग करके एकत्रित करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आपका म्यूचुअल फंड होता है ये। अगला है, कौन सा कथन रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव की सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। रेपो दर अगर बढ़ेगी तो रेपो दर बढ़ने से क्या होगा, रेपो दर को क्यों बढ़ाया जाता है, अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी होती है उसको कम करने के लिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसको घटाने के लिए। ठीक है, जब महंगाई तेजी की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति होती है, तो उस समय रेपो दर को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो, कम हो जाए। तो रेपो दर में वृद्धि का जो प्रभाव है वो क्या होगा, देश में मुद्रा की जो आपूर्ति है वो घटेगी। अगला देखिए, पूंजी बाजार उधार लेने और उधार देने का काम करता है। ठीक है, पूंजी बाजार में मुख्य रूप से दीर्घकालीन के साथ साथ में मध्यमकालीन ऋणों का भी लेन देन हो सकता है। अगला है, भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा 1963 में किसकी स्थापना की गई। म्यूचुअल फंड उद्योग के क्षेत्र में पहला कदम जो था वो आपका होना चाहिए यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1963-64 के आसपास स्थापित हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला देखते हैं, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रबल प्रयास सिद्धांत आधारित है। बिग पुश थ्योरी, बिग पुश थ्योरी को हम बड़ा धक्का सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो रोजेंस्टीन रोदान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और रोदान का क्या मानना था कि जो अल्प विकसित देश की समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए, मतलब वो जो छोटे छोटे प्रयत्न करते हैं, छोटा छोटा जो निवेश करते हैं, उनसे उन देशों को सफलता नहीं मिलती है। इसलिए उनका क्या मानना था कि उनको बड़ी मात्रा में एक बड़े धक्के की आवश्यकता होती है। बड़ा धक्का मतलब कि अल्प विकसित देशों का विकास करने के लिए बड़े पैमाने पर उनको निवेश करना चाहिए। ठीक है, संतुलित वृद्धि के साथ में उसको संबोधित करते थे। तो जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से एक्सटर्नल इकोनॉमीज पे आधारित है, जो बाहरी बचतें होती हैं उसके ऊपर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला देखते हैं, आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, आर्थिक विकास का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था उसमें क्या माना गया वो आपको बताना है। एडम स्मिथ का जो सिद्धांत था उन्होंने पूंजी संचय के ऊपर जोर दिया था। ठीक है, तकनीक भी हो सकती है, लेकिन जो विदेशी व्यापार है उसको विकास का इंजन माना जाता था। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, देखिए पूंजी संचय को उन्होंने माना था, लेकिन यहाँ पे विकास का इंजन लिखा हुआ है। तो आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार, चाहे वो एडम स्मिथ हो गया, मार्शल हो गया, ठीक है, उन्होंने एक तरह से क्या माना था कि विदेशी व्यापार जो होता है वो विकास का इंजन होता है। तो इसमें ए ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। फिर भी देखिए ऑफिशियल आंसर किया तो उसके हिसाब से क्या होता है, मार्क्स के अनुसार लाभ निर्भर करता है। ठीक, कार्ल मार्क्स ने क्या माना था कि जो लाभ होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, दो कौन कौन सी हैं, शोषण की दर और पूंजी की संरचना। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था वो मुख्य रूप से धनी और निर्धन लोगों के बीच में जो वर्ग संघर्ष होता रहता है उसके ऊपर आधारित है। अगला देखते हैं, शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास है। ठीक है, शुम्पीटर जो है वो आर्थिक विकास को प्रायोगिक, डायनेमिक और असतत, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, असतत। तो
तो ये आपका आंसर होना चाहिए इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए, असतत। ठीक है, उनका विकास का जो चक्र था उन्होंने चक्रीय प्रवाह के माध्यम से अपने सिद्धांत को समझाया था और उन्होंने मुख्य रूप से नव प्रवर्तन इनोवेशन के ऊपर जोर दिया था। शुम्पीटर का क्या मानना था कि जो नव प्रवर्तन का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, उद्यमी के द्वारा। और वो मानते थे कि सब जो समान प्रकार की वस्तु होती है वो समान तरीके से हर वर्ष उत्पादित की जाती हैं और इसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत समझाने का प्रयास किया था। अगला है, हेरोडोमर के मॉडल में यदि GW ज्यादा है GN से तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए GN का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक विकास की दर होती है, ठीक है, पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखने के लिए अगर वो कम है और GW ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही होना चाहिए। अगला है, रॉबिन्सन मॉडल में डेल्टा N/N मतलब जनसंख्या वृद्धि की दर पूंजी निर्माण की दर से ज्यादा है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी। अगला है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, PQLI जिसको कहा जाता है, निम्न के बीच में रहता है। ठीक है, PQLI का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 और 100 के बीच में होता है। और ये जो अवधारणा है वो दी गई थी 1979 में मॉरिस के द्वारा। और इसमें 3 इंडिकेटर हैं इसके, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 100 होता है वो किसको दर्शाता है, बेस्ट, अच्छी स्थिति को दर्शाता है, जबकि 0 एक तरह से खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। तो 0 और 100 के बीच में सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अगला है, आय के वितरण में असमानता को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, असमानता जो होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। और लोरेंज वक्र किसने दिया था, मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा 1905 में दिया था। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बिग टेंट शब्द का जो प्रयोग है वो सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए लिया गया है। अगला है, क्षतिपूर्ति मापदंड के संबंध में निम्न मान्यताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, क्षतिपूर्ति मापदंड जो है वो किसके साथ में संबंधित है, कार्ल्डर और हिक्स के साथ में, सिटोवस्की के साथ में, जिन्होंने उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा को लिया था। और क्या माना था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो संतुष्टि होती है वो अन्य से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और उत्पादन और उपभोग पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं होता है, बाह्य प्रभाव का अभाव होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए वापस क्रम संख्या, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पेपर हैं इसलिए क्रम संख्या में थोड़ी चेंज हो गया है। अगला देखिए आप, साझा संपत्ति संसाधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में है, जो आपका कोष प्रमेय है उसके साथ में संबंधित है। इन्हें आर्थिक वस्तु भी कहा जा सकता है। संसाधनों के साझा स्वामित्व के फलस्वरूप संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार आया है। ठीक है, जिसमें दोनों ऑप्शन आपके सही होने चाहिए। अगला है, कोष की प्रथम प्रमेय यह मानती है कि, ठीक है, कोष प्रमेय जो है उसमें क्या माना था, रोनाल्ड कोर्स ने क्या माना था, लेन देन की लागत शून्य होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए आपका। फिर उन्होंने माना कि जो समझौते की लागत होती है वो मतलब दो पार्टियां आपस में अगर समझौता कर लेती है तो उसकी लागत क्या होती है, बहुत कम होती है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा बहुत ज्यादा होती हैं। फिर संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे जो पक्षों की संख्या होती है वो भी कम होती है, कम पार्टियां अगर होती तो आपस में वो समझौता कर सकती हैं। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, ये माना गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोष प्रमेय ने क्या माना कि दोनों पार्टी आपस में अगर समझौता कर लेती हैं, सरकार अगर किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला है, सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अर्थव्यवस्था परेटो इष्टतम के बिंदु पर नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही है, बाजार असफलता हो जाएगा। ठीक है, और सार्वजनिक वस्तु बाह्यता सृजित करती हैं, उसके लाभ सभी लोगों को मिलते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक मूल्यांकन पद्धति का भाग है।
ठीक है। आकस्मिक जो मूल्यांकन विधि होती हैं उसमें एक तरह से व्यक्ति जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित कर सकता है कि जो पर्यावरणीय संसाधन है उसके लिए वो कितना पेमेंट करेगा, एक तरह से। ठीक है, पेमेंट करने के लिए कितना तैयार हो सकता है। उसकी 3 विधियां हैं, एक तो व्यापार बंद विधि होती है, एक डेल्फी विधि होती है, और एक होती है लागत रहित विधि, या जिसको हम लागतहीन मेथड कह सकते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तमान मूल्य कसौटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहां पे भी देखिए दोनों कथन जो है वो सही होने चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए, थॉमसन एवं लुईस सामान्य प्रजनन को अशोधित जन्म दर से बेहतर मानते हैं। ठीक है, ये हमारा सही होगा। फिर सामान्य प्रजनन कुल जन्म पुरुषों महिलाओं के बीच अंतर के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, और सामान्य प्रजनन दर 15 से 49 आयु समूह की महिलाओं के अनुपात के अंतर को समाप्त कर देती है। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, आयु विशिष्ट दर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी गणना करने हेतु आयु समूह 10 वर्ष का अंतराल लिया जाता नहीं। यह कुल प्रजनन दर की गणना करने का आधार है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कुल प्रजनन दर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही है, केवल सेकंड सही है, बी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, जीवन तालिका के संबंध में निम्न कथनों पर तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक समाज में औसत जीवन प्रत्याशा को मापने का आधार है। बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, जीवन तालिका गणितीय मॉडल है जो किसी निश्चित समय में क्या करता है, मृत्यु दर की क्या स्थिति होती है उसको मापने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, मृत्यु दर की स्थिति को बताता है ये, और जीवन अलग अलग उम्र के अलग अलग उम्र जो है आयु वर्ग हैं उनमें जीवन प्रत्याशा कितनी होगी उसको भी मापने का ये काम करता है। तो देखिए पहला तो आपका सही है। दूसरा है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि मृत्यु दर समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, मृत्यु दर को मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही होने चाहिए। अगला देखते हैं, ग्रामीण नगरीय प्रवसन का फायरिनिस मॉडल मानता है कि सक्रिय कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र दोहरी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही है, दोहरी अर्थव्यवस्था को लिया गया है। फिर श्रमिक केवल कृषि उत्पादों का प्रयोग करते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। और यदि जनसंख्या उस बिंदु से ऊपर बढ़ जाती है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो श्रम को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो पहला दे रखा है तर्क वही सही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें डी होना चाहिए। तो ये आपके लगभग शायद सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और इनमें से किसी में भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ लगता है कि इसमें मिस्टेक हो गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसको मैं चेक करके आपको वापस सही आंसर बता दूंगा।